नमस्कार दोस्तों। इस देश का सिर्फ लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इस देश का आर्थिक तंत्र सिर्फ खतरे में नहीं है, इस देश का युवा सिर्फ खतरे में नहीं है, इस देश की लड़कियां सिर्फ खतरे में नहीं है, इस देश का किसान सिर्फ खतरे में नहीं है, इस देश का हर शख्स खतरे में है। और यह जान लीजिए कि ये सत्ता लोलुप लोग पद के लिए, पैसे के लिए और सब चीजों के लिए भागने वाले लोग इस पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं। और आज यह स्थिति सामने है। हालात ये हो गए हैं कि भारत चीन सीमा पर अब चीन ने पहले नरेंद्र मोदी की सरकार में 2500 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया और उसके बाद में तमाम पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, गांव बना लिए और बहुत सारी चीजें। अब उसने जो हमारे लद्दाख में लोग थे, हमारे नागरिक थे, जो अपने जानवरों को चराने ले जाते थे, जो उनका चरागाह थे, उन सब पर भी कब्जा कर लिया है। और आज उन्होंने उन सबको पीटा कि आप यहां क्यों आते हो, ये तो हमारा है। और हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारे लोग आज कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने उन सबको दाब रखा है। वो जवाब नहीं दे पाते, वो लगातार हमारे यहां घुसते आते हैं। आपने पीछे देखा कि किस तरीके से हमारे परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह को कि जो स्मारक था, उस स्मारक तक को तोड़ दिया इस सरकार ने, इसलिए क्योंकि चीन को वो सौंपना था। वही शैतान सिंह जिन्होंने चीन की सेना को सबक सिखाकर 1962 में उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में भारत को विजय दिलाई थी। खुद शहीद हुए, उनके साथ में पूरी सैन्य टुकड़ी शहीद हुई, बावजूद इसके वो हिले नहीं थे। आज वहां ये हो रहा है, आज वहां ये हो रहा है कि हमारे उन सारे क्षेत्र को नरेंद्र मोदी सरकार ने सौंप दिया है चीन को। यही होता, चलिए एक चीज है, इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार तालिबान के साथ एक मीटिंग में बैठी और उसका साथ दिया। और वो तालिबान के साथ में जब वो करती है तो एक प्रकार से उसे मान्यता देती है। ये वही लोग हैं जो तालिबान को गाली देते थे और आज उसी तालिबान के साथ में सहयोग की मीटिंग कर रहे हैं। और जब ये करते हैं तो निश्चित रूप से इनका दोगला चेहरा दिखाई देता है। यह हो गया। इसके बाद में क्योंकि वहां से जिस तरीके से अदानी, अंबानी और दूसरों के धंधे चल रहे हैं, उन धंधों को चलाना है। वहां से जो नशे से की तस्करी होकर के आता है, मुंद्रा पोर्ट के जरिए इस देश को नशे के जाल में फंसाया जा रहा है। उस काम के लिए उसकी जरूरत है, तालिबान की जरूरत है। और इसलिए यह सब हो रहा है। इसलिए हमारे युवाओं, हमारे आने वाले देश के भविष्य, आपके घर के बच्चे खतरे में डालने का काम हो रहा है, सिर्फ अदानी अंबानी को कमवाने के लिए, अपने चहेते पूंजीपतियों को कमवाने के लिए, नशे की तस्करी को बढ़ाने के लिए। इसलिए तालिबान के साथ हाथ मिलाया जा रहा है। उसके बाद जिस तरीके से कल चंडीगढ़ में हुआ, वो सबको पता है कि किस तरीके से सरेआम ऑन कैमरा जो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष, उस व्यक्ति को, अनिल मसीह को चुनाव अधिकारी ये लोग बनाते हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार के अंडर आता है चंडीगढ़, सीधे केंद्र शासित राज्य है, और वहां पर उसे चुनाव अधिकारी बनाते हैं। पहले वो 18 तारीख को उस चुनाव में जिस दिन वोट पड़ने थे, उस दिन वो कह देता है मैं बीमार हो गया, और बीमारी का बहाना कि मेरी रीढ़ में दर्द है, और इसलिए वो चुनाव में नहीं आया 1 घंटा पहले। और उसके बाद चुनाव कैंसिल हो गया। सरकार खरीदना चाहती थी तमाम पार्षदों को, लेकिन नहीं खरीद पाई, और उन्होंने लड़ाई लड़ी तो जाके जो नोटिफिकेशन है वो 6 फरवरी का जारी कर दिया गया चुनाव का। जब इसका विरोध हुआ
हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 30 जनवरी को चुनाव होगा। और जब 30 जनवरी को हुआ तो उसने सरेआम, चूंकि वीडियो कैमरा वगैरह लगाने का आदेश दिया था हाईकोर्ट ने, इसलिए उसमें कैद हो गई यह घटना कि उसने 8 कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को अयोग्य घोषित कर दिया, खुद अपने पेन से उसे गड़बड़ कर दिया। और नतीजा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को तो पूरे वोट मिल गए, उनके भी, उनके सहयोगी अकाली दल के भी, लेकिन इनके वोट जो है घट गए 8 और इन्हें हारा घोषित कर दिया। सिर्फ 36 वोट का चुनाव था और 36 वोट के में भी 8 वोट की धांधली कर दी गई। आप समझ सकते हैं, एक छोटे से पद के लिए, 1 साल के पद के लिए इतनी गिरी हुई हरकत जब कर सकते हैं, लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते हैं। और फिर जबरन भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को तुरंत लाके अपनी ही कुर्सी में बैठा के कह दिया, हां चार्ज दे दिया, अब तो वो मेयर बन गया। यह स्थिति है। इन सारी स्थितियों को समझने वाला है। इसके बाद ये तो लोकतंत्र की हत्या। हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने अब जवाब मांगा है, चलेगा, तमाम कानूनी प्रक्रियाएं हैं, आप समझ सकते हैं। कोई कहता है विपक्ष ने कुछ नहीं किया। अब इसमें क्या कर सकते थे? आप सिर्फ आंदोलन कर सकते हैं, वो धरना दे रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। इसके लिए तो अब जनता को उतरना चाहिए था। जब जनता ही निकम्मी हो तो आप किसी और से क्या उम्मीद करेंगे? वो चाहती सब कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं चाहती। ना आपको आर्थिक मदद देगी, ना आपको आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएगी, ना कुछ करेगी। गांधी नेहरू ने क्यों लड़ाई जीती, क्यों इस देश को आजाद करा सके? क्योंकि हमारे पूर्वज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के उनके साथ चलने को तैयार थे। 7.5 लाख कांग्रेसी शहादत देने को तैयार थे और उन्होंने शहादत दे दी। और लाखों लाख कांग्रेसियों ने इस देश की जेलों को भर दिया था। वो कौन थे? आम जनता के लोग थे। तो साहब, आज कहां जनता दिखाई दे रही? राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और न्याय यात्रा पर वो निकले हुए हैं। आज 18वां दिन है। वो कल पूर्णिमा में थे, वहां उन्होंने रैली की तो इतना बड़ा जनसैलाब आपने कभी नहीं देखा होगा। वहां के इतिहास में सबसे बड़ी रैली हो गई, जबकि वो रैली नहीं आयोजित की गई थी, एक सभा का कार्यक्रम था। और हालात ये हो गए, संभालना मुश्किल था। तो इस तरह की स्थिति। राहुल गांधी जब चले तो बिहार में नीतीश कुमार ने सोचा था कि हम पाला बदल लेंगे तो शायद राहुल गांधी फेल हो जाए, उनकी भारत जोड़ो यात्रा फेल हो जाए। लेकिन इतना ज्यादा उसे समर्थन मिला कि लग रहा था सड़कों पर कि नदी का सैलाब बह रहा है। और जब आज वो किशनगंज पहुंचे तो यह हालत थी कि किशनगंज की सड़कों पे कहीं पर कोई जगह नहीं दिख रही थी। इतना भारी भरकम जनता निकली हुई थी। उसके बाद वो आज बंगाल में फिर इंटर कर गए। लेकिन इसी दौरान जितने दिन राहुल गांधी रहे, उतने दिन लालू प्रसाद यादव को हो या उनके बेटे तेजस्वी को हो या और तमाम सारे लोगों को हो, उनको ईडी परेशान करती रही, जिससे वो इसमें शामिल ना हो सके। लेकिन मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं, उसने उस बिहार में जहां लोग कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, वहां वो ताकत दिखा दी जनता ने कि हां, वो लोकतंत्र को पसंद करती है। वो नीतीश जैसे दल बदलू नहीं चाहती है। और नीतीश कुमार क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो इसलिए आ गए छोड़ के एनडीए में क्योंकि वो इंडिया नाम बदलना चाह रहे थे। साहब, ये बेंगलोर के मीटिंग में तय हुआ था इंडिया नाम, और उसके बाद से लेके इतनी मीटिंगें हो चुकी, इतनी मीटिंगों के बाद, आधा दर्जन मीटिंगों के बाद जब आप छोड़ देते हैं तब कहते हैं इस कारण से। कभी आपने वैसे तो नहीं कहा था, बार बार कह रहे थे नहीं बहुत अच्छा है, आपने ही भाषण दिया था। तो यह दिखाता है कि आप सिर्फ सत्ता चाहते हैं, आप सिर्फ पद चाहते हैं, इसके अलावा आप जीवित नहीं रह सकते और आपको खतरे हैं तमाम तरह के। इसलिए आप अनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि आप किसी और को नहीं देख सकते।
जिस तरीके से तमाम नौकरियां दी कांग्रेस और आरजेडी के, उसमें जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के आने के बाद में जातिगत जनगणना हो सकी, जो आप कभी नहीं करा रहे थे, और इस तरह के तमाम सारे खेल, नौकरियां, और इन सब से आप घबरा गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी उतनी नौकरियां उस वक्त में नहीं दे पाए। 17 महीने में जो कर दिखाया वो कभी नहीं हुआ था बिहार के इतिहास में या और देश के इतिहास में। इसके बाद अब जब स्थिति होती है कि कैसे किसको न्याय देना है, तो आज युवाओं के साथ में अन्याय हो रहा है। 60 लाख युवाओं ने सेना में रेगुलर भर्ती के लिए एग्जाम दिया था। परीक्षा पास करने के बाद 1.5 लाख युवा योग्य पाए गए और उनके अपॉइंटमेंट लेटर बन गए, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, और ज्वाइनिंग न देने के बाद में नियम बदल दिए गए और अग्निवीर बना दिए गए। वो कह रहे हैं 1.5 लाख, परिवार रो रहे हैं कि साहब नौकरी तो दो, हमने तो सब परीक्षा पास कर ली जो आपने दिया था। सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार कुछ करने को तैयार नहीं, सिर्फ वो राम मंदिर खेलेगी, कोई और मंदिर खेलेगी, कहीं और करेगी, कहीं ज्ञान व्यापी खेलेगी, कहीं कृष्ण मंदिर खेलेगी। तो मंदिरों के ड्रामे, आप मंदिरों के बाहर जाइए, बैठ के भीख मांगिए, यही आपका काम। वो भी आपको नहीं बैठने देंगे, वहां भी लठ पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं। मैंने अयोध्या में पूछा, अयोध्या की धरती पर गुजरातियों ने कब्जा कर लिया है। किसी का होटल बन रहा है, किसी का और प्रतिष्ठान बन रहा है, कुछ और बन रहा है, और उसकी ब्रांडिंग कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। स्थिति यह है कि प्रचार सरकार के पैसे से, जमीन सरकार की मदद से, सब कुछ उनको सरकार की मदद से, और मुनाफा जाएगा गुजरातियों के पास। तो यह खेल है। इसी तरीके से तमाम जगह हो रहा है, चाहे काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के आसपास हो या दूसरे और जगह हो। तो लूटने और व्यापार करने का की सरकार हो गई है। इसके बाद आप देखिए जिस तरीके से अग्निवीर बना दिए गए, और अग्निवीर बना करके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया, उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया है, उसकी लड़ाई। तो आज कांग्रेस पार्टी ने उसकी लड़ाई का आगाज कर दिया कि हम इसको लेके आंदोलन चलाएंगे कि इन 1.5 लाख को तुरंत ज्वाइनिंग दी जाए, और जो अग्निवीर बनाए जा रहे हैं उन्हें रेगुलर किया जाए, उन्हें अग्निवीर न रखा जाए। तो यह लड़ाई राहुल गांधी ने आज से छेड़ दी है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कल किसानों से बात की। मधुबनी का है, ये ठीक है। नहीं तो हमारे राहुल भाई हम लोगों के बीच में पधारे हैं। आज इस देश में मोदी की सरकार में सारे किसान जो सबका भरण पोषण करते हैं, वो आज भिखारी का ऐसा बन गया है। हम अपने महान नेता इस देश के राहुल भाई से निवेदन करेंगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाने की लड़ाई आप हमारे तरफ से लड़िए। और उन्होंने अपनी सभा में बात की कि कैसे मखाने के किसान के साथ छल होता है। उसे तो 1 किलो का जो है 250 रुपया मिलता है, लेकिन वही जाकर के 1.5 लाख का बिकता है अमेरिका में। तो ये किस तरह से किसानों को लूटा जा रहा है। मुझे आज भी याद है, सितंबर 2008 में मैंने राहुल गांधी का एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी चिंता है इस देश के किसानों की, युवाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, और वो उनके लिए करना चाहते हैं। कैसे उनको हक मिले, अल्पसंख्यकों को हक मिले, सबको हक कैसे मिले, गरीब सवर्णों को हक मिले, उसको लेकर के तब उनकी सरकार थी, और उसकी वो लड़ाई लड़ते हैं, जिसके कारण कारपोरेट नाराज हो गया और उसने साजिश राहुल गांधी के खिलाफ शुरू कर दी, जिस साजिश को आप देख रहे हैं। तो राहुल गांधी आज भी वही किसान। तो उन्होंने कहा कि मैं हर किसान को एमएसपी दिलाना चाहता हूं, और चाहता हूं उसे एमएसपी रेट मिले। मैं नहीं चाहता हूं कि उसके साथ अन्याय हो। मोदी सरकार की गारंटियां झूठ का प्रतीक। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी उनकी लड़ाई की बात करते हैं। राहुल गांधी युवाओं की लड़ाई की बात करते हैं, उनको कैसे उनकी योग्यता अनुसार रोजगार मिले
और उस रोजगार के लिए कैसे कैसे क्या किया जाए, इस पर वो अपनी पूरी रणनीति बताते हैं। इसके बाद में वो लड़कियों को न्याय की बात करते हैं, वो लड़कियों से मिलते हैं और उनके दर्द को समझते हैं। वो आज गए नवोदय स्कूल में और वहां जाकर के उन्होंने बात की। सब इतने खुश थे कि राजीव गांधी ने इसको खोल के कैसे भला किया, वह एक बड़ी चीज है। और वहां पर उन्होंने कहा कि हां, इस तरह के और प्रयास होने चाहिए जिससे पूंजीपतियों के स्कूल में जाके बच्चे लूटे पीटे नहीं। राजीव गांधी के उस प्रयास को आगे बढ़ाने की बात। इसके बाद में राहुल गांधी बात कर रहे हैं उन सारे लोगों को सामाजिक अधिकार देने की और उसके लिए सारे प्रयास करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से दिया जाए और किस तरीके से लोकतंत्र बचाना है और सारी चीजें बचानी है। सत्ता मायने नहीं रखती, हमें लड़ना है हकों के लिए, हमें लड़ना है उन लोगों के लिए जो आज पीड़ित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जिनके हक मारे जा रहे। तो राहुल गांधी ने तो बहुत बड़ी तस्वीर करी। आज एक बच्चे ने उनसे पूछा कि आप शादी कब करेंगे? उन्होंने कहा अभी बहुत काम करना बाकी है, इसलिए शादी की नहीं सोच सकता हूं। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने उस इंटरव्यू में पूछा था तो उन्होंने कहा था शादी प्राथमिकता नहीं, जनता के प्राथमिकता है। आज मैं देख रहा हूं राहुल गांधी वो आज भी जो 2008 में बात कही थी, आज 2024 में 16 साल बाद भी उसी पर कायम है और उनकी प्राथमिकताएं नहीं बदली। वो अपने जीवन को सुख से जी सकते थे और बहुत सारी चीजें कर सकते थे, उन्होंने मंजूर नहीं किया। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के बात नहीं मानी कि देश को छोड़ के ऐश से जियो, मैनेजमेंट की नौकरी थी, सब कुछ ऐश थी जिंदगी भर। राहुल गांधी ने कहा नहीं, मेरे लिए देश महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे परिवार ने इतनी शहादतें दी हैं, इतना सब कुछ दिया है, उसे बचाना, उसको आगे बढ़ाना, उसको संरक्षित करना, उसके लोगों को संरक्षित करना, यही मेरा काम है। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति इतना त्याग, बलिदान और सबका प्रतीक हो, उसके लिए झूठ फैलाया जाता है, उसके ऊपर कैसे हमले कराए जाते हैं, क्या क्या होता है, उसको आप देखिए। आज मालदा जब वो पहुंचे बिहार से बंगाल, तो वहां पर इतनी भीड़ जुटी कि एक महिला उनके उससे टकराई और जो रस्सी उनकी सुरक्षा के लिए लगी थी उससे लड़ने के बाद में उनकी कार का शीशा फूट। निश्चित रूप से राहुल गांधी हो या पूरी गांधी फैमिली हो, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खतरा उस पर है। ऐसी स्थिति में उसकी सुरक्षा और चीजों को ध्यान रखना सरकारों की जिम्मेदारी है क्योंकि वो राष्ट्र की धरोहर है। लेकिन इस देश में अपने स्वार्थ में, अपनी सत्ता के लिए पल पल बदलते राजनेता उसमें कहीं पर भी नहीं है। वो लगातार अपनी राजनीति में सब खत्म कर देना चाहते, तो यह सत्य है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से है, आज जब बजट को लेकर के अभिभाषण पढ़ा देश की राष्ट्रपति ने, तो शर्मनाक स्थिति थी। कोरा झूठ पढ़ा जा रहा था, झूठ बोला जा रहा था, जिस तरीके से बताया जा रहा था, क्योंकि कर्ज इतना लाद दिया गया है कि साहब कहते हैं इतने ट्रिलियन, उतने ट्रिलियन, ट्रिलियन कहां से करेंगे? ये कर्ज से करेंगे। इस देश को कर्जदार बना के जिसका बोझ आपको, हमारे, हम सबके परिवारों पे पड़ना है। इसीलिए जो नौकरियां इस दौरान 1 करोड़ से अधिक मिल जानी चाहिए थी, वहां नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 9 लाख नौकरियां दी, जिनमें 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे है। और नरेंद्र मोदी के वायदे के मुताबिक इन पूरे 10 साल में उन्हें 20 करोड़ नौकरियां देनी थी। 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वायदा था, लेकिन नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि झूठ बोलने वाले लोग आने वाले वक्त में आपका, आपके परिवार का, सबका भविष्य बर्बाद होना है। जिस तरह की नीतियां हैं, तालिबान के साथ खड़े होने की नीतियां हैं, ये सारी चीजें आपको बर्बाद करेंगी। और उस स्थिति में यह देश कहां जाएगा? न देश की सीमाएं सुरक्षित, ना कुछ सुरक्षित, ना आप सुरक्षित, ना आपका लोकतंत्र सुरक्षित। बच्चों की पढ़ाई हो या दूसरी चीजें हो, सबको बर्बाद कर दिया गया है।
परीक्षा पर चर्चा वह नरेंद्र मोदी करता है जिसने जिंदगी में खुद कोई परीक्षा नहीं पास की। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस देश को कहां ले जाया जा रहा है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान वही है, जैसे गांधी नेहरू जब चले थे तो इस देश का हर नागरिक उनके पीछे खड़े होने को बेताब था, लड़ने को तैयार था, उसके आंदोलन को तैयार था। जब तक आप नहीं निकलेंगे, आप सहयोग नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, नहीं तो आप गुलाम की तरह हो जाएंगे। और निश्चित रूप से सही कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि आने वाले वक्त में यदि ये समय रहते आप नहीं हुए तो कोई चुनाव नहीं होगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और आप गुलाम बन के रह जाएंगे इस नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा के पूंजीपतियों के। क्योंकि पूंजीपतियों के लिए इस देश में सब कुछ है, आपके लिए नहीं। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतर्गत हुआ। ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे भी। अब फैसला आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं। सच्चे के साथ खड़ा होना है, लोकतांत्रिक लोगों के साथ खड़ा होना है, या नफरत वाले लोगों के साथ में, अलोकतांत्रिक लोगों के साथ में, पूंजीपतियों वालों के साथ में, या जनता को समृद्ध बनाने वालों के साथ में। फैसला आपका। जय हिंद।